तीन चार दिन मौका नहीं था, इसलिए हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर फोकस नहीं दिया, वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज मौका मिला तो बना रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो है विकास के पहले हम नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटे थे, यानी अर्थशास्त्र बांटा था और उसी को हम आपको बताए थे। तो नियंत्रण के आधार पर उदारवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए विकास के आधार पर जो है अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, इसके विषय में आपको जानना है। आइए, बहुत अच्छी चीज है, इसको जानना चाहिए। तो आइए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो हम बता रहे हैं आपको कि अविकसित अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। भाई, इसका क्या मतलब है विकास के आधार पर? तो विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनडेवलप्ड इकोनॉमी, इससे मतलब यह है उन स्थानों देशों को अविकसित कहा जाता है, अविकसित कहा जाता है, जहां तीनों प्रकार के साधनों, कौन भाई तीनों प्रकार के साधनों? जहां तीनों प्रकार के साधनों प्राकृतिक, पहला प्राकृतिक साधन होता है, प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई एक नहीं है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किए जाते हैं अर्थशास्त्र में, उसमें एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो उन स्थानों, देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीन प्रकार के साधनों, जैसे प्राकृतिक साधन, भौतिक साधन और मानवीय, तीन तरह के साधन होते हैं। इसी पर से विकास होता है। मानव नहीं हो तो विकास नहीं, भौतिक साधन है तो विकास नहीं, प्राकृतिक साधन है तो विकास नहीं, किसी हाल में विकास नहीं हुआ। इन तीनों में से एक की अनुपस्थिति होती है। तो जैसे रेगिस्तान में, सहारा में चले जाइए, सहारा रेगिस्तान में चले जाइए, ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाइए, तो यहाँ तीन में से जैसे रेगिस्तान में जाइए तो हाँ मानव नहीं रहेगा, तो अविकसित अर्थव्यवस्था है। क्या मतलब? सहारा है जहां तीन तरह के या ध्रुवीय क्षेत्र है, तीन में से एक अनुपस्थित रहता है, इसलिए अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये हुआ पहला बिंदु है अविकसित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर पहला है अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। उन स्थानों, देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, इसमें प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय में से कोई एक नहीं है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा, रेगिस्तान, ये में अगर जाइएगा तो उसमें से कोई एक अनुपस्थित रहेगा, इसीलिए इसे जो है अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है विकास के आधार पर।
तो विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था हो गया। अब आइए, विकास के आधार पर जो अविकसित अर्थव्यवस्था है उसके बाद आता है आपको विकासशील अर्थव्यवस्था। याद करने की चीज है, इससे सवाल भी आ सकता है कि आईएएस में सवाल, आईएएस में अगर अर्थशास्त्र से सवाल उठाएगा तो पूछ देगा अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की पहचान बताइए, पहचान बताइए, अविकसित अर्थव्यवस्था की पहचान बताइए। कहेगा प्रकृति के जो है संसाधन के तीनों साधन, संसाधनों के तीनों साधन रहते हैं, संसाधनों के तीनों साधन रहते हैं, संसाधनों के तीनों साधन रहते हैं। दूसरा, संसाधन के दो साधन रहते हैं, दो साधन रहते हैं, संसाधन के दो साधन रहते हैं। संसाधन के एक साधन रहते हैं, एक साधन रहते हैं। चौथा, संसाधनों के कोई साधन नहीं रहते हैं, संसाधनों के कोई संसाधन नहीं रहते हैं। अब ये बताइए, कहने का मतलब ये है कि आपको बताए थे कि आपको ये बताए थे हम स्पष्ट शब्दों में कि अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां तीनों प्रकार के साधनों में से प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई एक नगण्य है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र और रेगिस्तान। तो इसी में से सवाल आपका बन के चला आ रहा है कि एक साधन रहते हैं। तो अब इसमें अगर पूछ दे कि कोड बना दे कि एक का ए और दो का बी और तीन का सी और चार का डी, तो इसमें से आप उस समय चक्कर में पड़ जाइएगा। तो एक साधन रहते हैं, तो यहां आप कहते हैं कि संसाधन के तीन साधनों में से एक साधन नगण्य रहते हैं, एक साधन नहीं रहते हैं। तो यहां आपको पढ़े हैं, तो संसाधनों में से एक साधन नहीं रहते हैं, एक साधन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा कि तीन का कौन होगा, तो आपको मिलाना होगा। तो आपका जब पढ़े रहिएगा तो किसी भी परीक्षा में तीन का सी, इस पर टिक मार दीजिएगा। संसाधन, प्राकृतिक साधन, संसाधन, भौतिक साधन और मानवीय साधन, कोई एक साधन नहीं रहते हैं, उसी को अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। आप बहुत बोल्डली से परीक्षा दे लीजिएगा और परीक्षा के साथ साथ यह भी जानिएगा कि संसाधन में से तीन साधन होते हैं, प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, कोई एक नहीं रहेगा, वह विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था हो गई। बस यही आपको हम बताना चाहे हैं और इसको आप याद करिएगा कि प्राकृतिक साधन, भौतिक साधन और मानवीय साधन। तो मानवीय विकास के आधार पर जो है तीन साधन जो है होते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं, दूसरा बिंदु है विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था,
विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं डेवलपिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह है, एक अल्प विकसित व विकासशील देश वह है, विकासशील देश वह है जहां एक और अप्रयुक्त, अथवा अर्धप्रयुक्त तथा अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है, उपलब्धता पाई जाती है। ये है विकासशील, मानी एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह है जहां इसको जो है विकासशील को अल्प विकसित भी कहते हैं, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। डेवलपिंग इकोनॉमी को जो है अर्ध विकसित भी कहते हैं। तो एक अल्प विकसित व विकासशील देश वह है जहां एक ओर अप्रयुक्त तथा अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन की कम व अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती हो। तो भारत विकासशील देश है, यहाँ जितनी मानव शक्ति है विकासशील देश है, जहां भारत जो है मानव शक्ति तथा अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति, जितनी मानव की शक्तियां हैं, मानव शक्ति का मात्र 10% ही प्रयोग होता हो, उस देश को विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। हमारे यहाँ इतनी आबादी है, मानव इधर उधर जो है बंजारे की तरह घूम रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का प्रयोग देश के जो बादशाह है लोग वह नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा देश विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आया है। जिस दिन मानव की शक्तियों का और जो है प्राकृतिक संसाधनों का पूरा प्रयोग होने लगेगा सिस्टम के द्वारा, वह हमारा देश भी विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसीलिए ये अर्थशास्त्र बताता है कि चाहे आईएएस के विद्यार्थी हो, चाहे पीसीएस के विद्यार्थी हो, चाहे समाज के नेता हो, समाज के जो है लेखक हो, पत्रकार हो, ये सब उनको जानना चाहिए। अगर हमारे देश के पत्रकार भी इसको जाने तो इसको अपने मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ इसलिए हो गई है कि मानव जितनी शक्ति उसका प्रयोग नहीं किया जाता, सभी बेरोजगार हैं, इसीलिए यह विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी के कुछ और खास बातें हैं जिसको जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको आगे बहुत लाभ होगा, मौद्रिक
प्रौद्योगिकी, मौद्रिक प्रौद्योगिकी, मौद्रिक प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सीमाओं, के कारण विकसित देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में आप उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर निम्न हो, पूंजी निर्माण का स्तर निम्न हो। अब आ गया क्लियर कि विकासशील या अर्ध विकासशील देश किसे कहते हैं? जहां मानव शक्ति का अर्ध ही प्रयोग हो, प्राकृतिक संसाधनों का अर्ध ही प्रयोग हो, वहां जो है या बहुत कम प्रयोग हो, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्ध विकासशील व्यवस्था कहते हैं। या मौद्रिक प्रौद्योगिकी, जो आपके यहाँ टेक्नोलॉजी है मुद्रा की, जो पहले ही मैं बताते आ रहा हूं कि मुद्रा के बिना कुछ होने जाने वाला नहीं है। जहां मुद्रा के टेक्नोलॉजी आर्थिक सीमाओं के कारण एवं आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में उपभोग, बचत, उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर निम्न हो। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो आय होती है और जो उत्पादन का उपभोग होता है, जो बचत होती है, जो पूंजी निर्माण नहीं हो पाती है, यानी विकसित देशों की तुलना में, तो वह विकासशील में आता है। तो इसलिए आपको मैं बता दिया कि विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए कि ये विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकासशील व्यवस्था इसे कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो यहाँ जो है यही है, इसमें याद रखिएगा मौद्रिक प्रौद्योगिकी, आर्थिक सीमाओं, जो आर्थिक सीमा है देश पड़ोस के और विकासशील देशों की तुलना में आय कम हो, उपभोग जो है और बचत जो है और पूंजी जो है निर्माण, मतलब उपभोग का लेवल, आय का लेवल, उपभोग का लेवल, बचत का लेवल, पूंजी निर्माण का लेवल यानी स्तर बहुत नीचे हो, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये हो गया आपका जो है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हम आपको आते हैं इसी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीसरे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, जिसका नाम है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। इसकी विकसित अर्थव्यवस्था उन स्थानों या देशों, उन स्थानों एवं देशों, उन स्थानों एवं देशों को विकसित कहा जाता है। विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों साधन, जहां उत्पादन के तीनों साधन, उत्पादन के तीनों साधन कौन है? साधन। उत्पादन के तीनों साधनों, नंबर 1 प्राकृतिक, याद दिला देते हैं। दूसरा जो है भौतिक, तीसरा मानवीय। यानी जिस देश में, जिस कंट्री में उत्पादन के तीनों साधन
प्राकृतिक हो, भौतिक हो, मानवीय हो, तीनों का पूरा पूरा प्रयोग किया जाता हो, पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता हो या उपलब्ध हो, या उपलब्ध हो, उपलब्ध या उपलब्ध या उपलब्ध या उपलब्ध हो, ठीक है। था उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग, या उनका अनुकूलतम अनुकूलतम उनका उनका अनुकूलतम या उचित उपयोग हो, या समुचित उपयोग हो, या समुचित 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 उपयोग हो। अब आइए, आप पूछते डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री का मतलब हो गया विकसित, डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री। तो जहां जिस देश में प्रकृति के, जिस देश में जो है जिस देश में जो है उत्पादन के 3 साधन, किसके उत्पादन के, किसी भी चीज का उत्पादन प्राकृतिक के आधार पर होता है, भौतिक के आधार पर होता है, मानवीय के आधार पर होता है। जहां तीनों साधन पूरा हो और उसका समुचित और अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो, वही विकसित है। जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और ब्रिटेन हो गया, ये सब में जितने प्राकृतिक साधन है, भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, कोई बेकार नहीं जा रहा है, उसका समुचित प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये विकसित कंट्री है, ठीक है। भारत में यही चीज नहीं हो रहा है। भारत में इस चीज के अलावा नई दूसरी चीजें हो रही है, बेमतलब की चीजें हो रही है, इस पर फोकस किसी का नहीं जा रहा है। इसीलिए भारत में तंगी और बदहाली की स्थिति पैदा हो गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको अब आइए आपको ले चलते हैं कि आप तो जान गए विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर। अब आइए, अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की क्या पहचान है? आप कैसे जानेंगे कि यह अल्प विकसित देश है? तो अल्प विकसित देश या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान, ठीक है। तो अब आइए, कैसे जानेंगे कि अल्प विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? कैसे जानिएगा कि यह देश अल्प विकसित या अल्प विकसित, इस देश में यह देश अल्प विकसित है या इस देश की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो आइए इसको समझते हैं हम। इसकी दो बातों पर ध्यान रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित देश कैसे समझेंगे। तो आइए इनकी आर्थिक पहचान को अब जानिएगा। आर्थिक पहचान क्या है? आर्थिक पहचान क्या है? और इनकी सामाजिक पहचान क्या है? सामाजिक पहचान, इस देश की सामाजिक पहचान क्या है? तो आर्थिक पहचान की यह है, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता होती है। जो प्राथमिक उद्योग हैं, प्राथमिक उद्योगों की, उद्योग जो होते हैं, प्राथमिक उद्योगों
की प्राथमिकता प्राथमिकता होती है, प्राथमिकता। और इनका समाज कैसा होता है? साक्षरता कम होना, साक्षरता कम होना, कम होना। जिस देश में साक्षरता कम है वहाँ प्राथमिक उद्योग ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, निम्न होना। तो इनका समाज कैसा रहेगा? जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगा उनका समाज कैसे रहेगा? रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब क्या हुआ? कोई देवता थे तो 1 मिनट में मारा सोना उगल दिए, उसी की हम पूजा करेंगे। कोई महान व्यक्ति थे, पूरे भारत को अंगुली पर ले लिए थे। यही रूढ़िवादिता है। तो इस देश की यही पहचान है। किस देश की? जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगा और रूढ़िवादिता की जिंदगी जीते हैं। तो उनका समाज कैसा होगा? रूढ़िवादिता। इसी के चलते झगड़ा, फसाद, मार पीट, बवाल सब होता रहता है। इसलिए इस चीज को नेताओं को भी समझना चाहिए। इकोनॉमिक, जितने इकोनॉमिक्स हैं देश में चलाने वाले, इकोनॉमिक जो है अर्थशास्त्री, उनको समझना चाहिए। और जो हमारे देश के IAS हैं उनको भी समझना चाहिए, जो IAS बनने वाले हैं उनको भी समझना चाहिए कि रूढ़िवादिता जाएगी कैसे, आय का निम्न होना जाएगा कैसे। इस पर सरकार को अपना मंशा बताना चाहिए, राय देना चाहिए। अब आइए, पूंजी निर्माण की निम्न दर। यहाँ पूंजी निर्माण होता ही नहीं है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर। यहाँ सामाजिक जड़ता होती है। ये समाज जो है सामाजिक जड़ता होती है, सामाजिक जड़ता, सामाजिक जड़ता होती है, सामाजिक जड़ता होती है। पूंजी निर्माण नहीं होता है यहाँ। कहाँ अल्प विकसित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी निर्माण नहीं होता। और औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन। तो जब औद्योगिक पिछड़ापन है तो इसका समाज कैसा रहेगा? आप जान जाइए। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। जिस देश में उद्योग नहीं होंगे वहां राजनीति स्थिर नहीं रहेगी। कभी उसकी सरकार, कभी इसकी सरकार, कभी मेजॉरिटी की सरकार, कोई माइनॉरिटी की सरकार। कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ललकारती है, कभी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ललकारती है। यही होता है इस देश में। यही सामाजिक, इनके समाज की यही पहचान है। उसके बाद व्यापक बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी। और जब व्यापक बेरोजगारी होता है तो धार्मिक कट्टरता बढ़ती है। धार्मिक कट्टरता होती है, धार्मिक कट्टरता होती है। और अधिक विषमता का अधिक होना, और आर्थिक विषमता का अधिक होना। और आर्थिक, आप समझ जाइए, जिस देश में अल्प विकसित या कम विकसित अर्थव्यवस्था होती है उस देश की पहचान यह होती है कि आर्थिक पहचान और सामाजिक पहचान। आर्थिक पहचान यह है कि प्राथमिक उद्योगों को ही प्रधानता देते हैं। वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो वहाँ रूढ़िवादिता उस देश में होती है। पूंजी निर्माण नहीं होता है तो सामाजिक जड़ता होती है। समाज जहाँ है वहीं जड़ की तरफ खड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। औद्योगिक पिछड़ापन, जहाँ औद्योगिक पिछड़ापन में राजनीति इतनी खराब होती है, हमेशा सरकारें डामाडोल रहती हैं। और व्यापक बेरोजगारी, वहाँ धार्मिक उन्माद होता है। अभी भारत का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ व्यापक बेरोजगारी है तो जो बेरोजगार है क्या करेंगे? जो साधु संत हैं,
जो धर्म के आधार पर विभिन्न धर्म वाला यह देश है, उसमें केवल धर्म की बात होगी और अर्थ की बात नहीं होगी, तो उस देश का क्या होगा? उस देश की यही पहचान होगी कि धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, आपस में लोग मार झगड़ा फौलाद सब करेंगे। इसलिए आपको इस बात को जानना चाहिए कि व्यापक बेरोजगारी के कारण ही धार्मिक कट्टरता बढ़ती है। अगर बेरोजगार लोग ना होते तो धर्म के पीछे लोग नहीं भागते। मार्क्स ने कहा है कि आप सुन लीजिए, जिस देश में अल्प विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी, उस देश में धर्म रूपी अफीम को पिला करके उनका दोहन किया जाएगा और उनको धार्मिक कट्टरता में तब्दील कर दिया जाएगा और लोग आपस में लड़ते रहेंगे, जातिवाद में बदल दिया जाएगा, केवल जातिवाद की बात होगी, धार्मिक कट्टरता की बात होगी। यही है व्यापक बेरोजगारी। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं। तो इस चीज को जितना मैंने बताया है उसको आपको अपने जेहन में रखना चाहिए। अगर नहीं रखिएगा तो कुछ जान भी नहीं सकते हैं और लड़ भी नहीं सकते हैं, आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए और कंपटीशन में भी आगे नहीं आ पाइएगा, दूसरा कोई मार रह जाएगा सीट। ठीक है, अब आइए, जहां मौद्रिक संगठनों का अभाव होता है, यहाँ मौद्रिक संगठनों का अभाव रहता है। तो जिस देश में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, मौद्रिक संगठन नहीं होते, मुद्राओं के लिए कोई संगठन काम बढ़िया से नहीं करता है। जैसे अब ये दीजिए आरबीआई है, आरबीआई है, उसको मुद्राओं पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कहाँ पैसा गया कहाँ पैसा नहीं गया, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर थोड़ा है। तो मौद्रिक संगठन संकुचित दृष्टिकोण होता है, तो समाज का संकुचित दृष्टिकोण होता है, संकुचित दृष्टिकोण मतलब ये हुआ, आदमी खुल के बोलता नहीं है, अंदर घुटन महसूस करता है, साफ बात नहीं बोलता है, झूठा का सहारा लेता है, सही से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, अंदर कलेजे में सीने में दम नहीं होता है कि समाज में हमारे क्यों पीछे हैं। यही मौद्रिक संगठनों का भाव, उसका समाज एकदम रूढ़िवादिता रहेगा, संकुचित रहेगा, गूंगा समझिए ना, बोल नहीं सकता है, मार खाएगा कोड़ों से लेकिन बोल नहीं सकता है, यही उसका समाज होता है। अब आइए आयात की अधिकता, आयात केवल जिस देश में अल्प विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, उस देश की यही पहचान है, उसका आर्थिक पहचान यही है, केवल विदेशों से सामान मंगाएगा, अपने यहाँ कुछ पैदा नहीं करेगा, आयात ज्यादा होगा तो गरीब तो होगा ही होगा। इसलिए सभी समाज के आईएएस पीसीएस को मैं बता रहा हूं और आईएएस पीसीएस के कैंडिडेट को भी बता रहा हूं जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं कि इसको पढ़ लीजिएगा, तो परीक्षा ही पास करिएगा, परीक्षा पास करके आइएगा, तो इस पर सभी नेताओं को सलाह भी दीजिएगा, अरे आयात कम करो भाई, निर्यात करो, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये आयात की अधिकता होती है और द्वैध अर्थव्यवस्था होती है, द्वैध अर्थव्यवस्था होती है। बस यही तो है, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, पूरे देश में एक तरह का नहीं चलता, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है। तो मैं आपको यही जो है अब ये एक चीज और बता देता हूं, जब अल्प विकसित देश या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के पहचान पढ़ लिए, तो आइए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देश के अन्य नाम क्या होते हैं। मैं जो बता रहा हूं अपना एक एक कतरा खून दे करके आपको 55 वर्ष की उम्र में मैं जो आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है सिविल सर्विस के स्टूडेंट और यूपी जो है राज्य सिविल सर्विस के स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको काम आएगा जीवन में। अब अल्प विकसित विकास के आधार पर अल्प विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था
के जो देश है उसको किस नाम से जाना जाता है? उस देश को जो अल्प विकसित व्यवस्था में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, निम्न विकसित क्या कहा जाता है? बहुत निम्न विकसित। निम्न विकसित पहला नाम है। दूसरा नाम इस तरह के देश का नाम है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तीसरा हुआ जनाधिक्य वाले देश, जनाधिक्य वाले देश, जनाधिक्य वाले देश। चौथा जो है निर्धन देश, निर्धन देश। और पांचवा हो गया कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश। तीसरा हुआ विश्व के देश, विश्व के तीसरे विश्व के देश, तीसरे विश्व के देश, तीसरे विश्व के देश। यही तो है, यही तो है। इस चीज को क्या किस नाम से जानेंगे? निम्न विकसित है, पिछड़ा है, ज्यादा जनसंख्या है, निर्धन है, कृषि प्रधान है और तीसरे विश्व का देश है। अब सोच लीजिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इस अर्थव्यवस्था को समझिए, कैसे विकसित की श्रेणी में आइएगा। तो आज हम अपना जो है संकल्प IAS कोचिंग बाई संकल्प IAS कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से मैंने आज आपको यहाँ तक जो है बता दिया विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब यहीं खत्म करते हैं, और क्योंकि अब एनर्जी लॉस ज़्यादा कर दिए, अब एनर्जी को स्टोर होगा तो कल आपको कल से आगे बताएंगे।